देखना आज का पहला प्रश्न करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। 25 मार्च को सुबह 11 बजे से शाम को 11 बजे तक मैराथन क्लास आएगी राकेश जी सर की, ठीक, जो 12 घंटे की रहेगी और जिसके अंदर आपको जीके और स्टैटिक जीके जीएस और सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आपको करवाए जाएंगे, ठीक। तो उस चीज़ को एक बार इस वाले वीडियो को जरूर से देख लेना, ठीक। और कोई टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड है तो वो जो है मात्र 99 के अंदर 100 मॉडल पेपर परचेज कर सकता है इन वाले व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके। आज का अपना पहला प्रश्न है, यहां से शुरुआत करेंगे, ठीक। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट को कंबाइंड करते हुए प्रश्न लेके आए हो, ठीक। और सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपको नहीं आए उसको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना, जो आता है तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर छापिएगा, क्या इसका उत्तर रहने वाला है। पहले प्रश्न का उत्तर क्या रहने वाला है, सभी साथी अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, जो भी जुड़ा है। देखो भाई, पहला प्रश्न है आज का, मलेरिया किसके कारण होता है। ए ऑप्शन है जीवाणु, वायरस, कवक और प्रोटोजोआ। तो मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। मैं आपको एक एक इंफॉर्मेशन बता देता हूं, आपसे पूछ ले वायरस की खोज किसने की थी। वायरस की खोज किसने की थी आपको बताना है, दिमित्री इवानोवस्की ने। इवानोवस्की, दिमित्री इवानोवस्की ने किसकी खोज की थी, वायरस की खोज की थी। आपसे पूछ ले बैक्टीरिया जीवाणु की खोज किसने की थी, सर आपको बताना है एंटेन वोन ल्यूवेनहोक। एंटेन वोन ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक, ठीक। ये आपको याद रखना है, सीधा परीक्षा में प्रश्न आता है आर्मी में, इसलिए लिखवा रहा हूं, एंटेन वोन ल्यूवेनहोक। एंटेन वोन ल्यूवेनहोक, इसने किसकी खोज की थी, बैक्टीरिया की खोज की थी, ठीक है। और प्रोटोजोआ का खोजकर्ता भी कौन है, दिमित्री इवानोवस्की, जिसने प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया के ऊपर खूब सारे रिसर्च की। मलेरिया की बात कर लेते हैं, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण तो होता है, ये बात तो सही है गुरुजी, लेकिन कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण। दूसरी बात, मलेरिया के लिए क्या याद रखनी, मलेरिया रोग के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम क्या है। मलेरिया रोग के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम है एमपीटी। सर इसकी फुल फॉर्म होती है मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। क्या होती है, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। ये मलेरिया रोग के क्या है, उपचार का परीक्षण का एक क्या है, जांच है, एमपीटी। उसके बाद में मलेरिया के लिए आपको क्या याद रखना है, मलेरिया जो है ना, मलेरिया, इसके बारे में दो वैज्ञानिकों का जिक्र आता है, जिसमें एक तो आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के लिए जिस वैज्ञानिक का जिक्र आता है उसका नाम है चार्ल्स लेवरोन, ठीक। प्लाज्मोडियम के बारे में सबसे पहले चार्ल्स लेवरोन ने बताया। ये जो मलेरिया है जिस मच्छर के कारण फैलता है उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या नाम है, मादा एनाफिलीज मच्छर। सीधा पूछ लेता है कि मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण कौन सा रोग पैदा होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया फैलता है। और आपसे पूछ ले एडिज एजिप्टाई मच्छर, एडिज एजिप्टाई मच्छर के कारण कौन सा रोग फैलता है, तो आपको बताना है डेंगू। कौन सा बताना है, डेंगू। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण कौन सा, मलेरिया। उसके बाद में मलेरिया में और आपको क्या याद रखना है, मलेरिया रोग के लिए इसकी संश्लेषित दवाई बनाई जाती है सिनकोना पादप की छाल से। सिनकोना पादप की छाल से मलेरिया रोग की दवाई बनाई जाती है, जिसका नाम है कुनेन तथा क्लोरोकुनेन। क्या है, कुनेन तथा क्लोरोकुनेन, कुनेन तथा क्लोरोकुनेन। मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, जो भी आपको याद नहीं है कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ठीक। कुनेन तथा क्लोरोकुनेन मलेरिया रोग की क्या है, एक दवा है जो सिनकोना पादप की छाल से प्राप्त की जाती है। एक वैज्ञानिक था चीन का जिसका नाम था भाई साहब टू यू यू। क्या नाम था, टू यू यू। ये चीन के एक वैज्ञानिक का नाम है, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ठीक। टू यू यू चीन के एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम मलेरिया की संश्लेषित दवाई बनाई, जिसका नाम था ओर्जिमिटोन। क्या नाम था रे, ओर्जिमिटोन। टू यू यू ने सर्वप्रथम मलेरिया की संश्लेषित दवा बनाई जिसका नाम क्या था, ओर्जिमिटोन। याद रहेगा। एक और बात आपको याद रखनी है, मलेरिया रोग के कारण आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। यह भी पूछ लेता कई बार, मलेरिया के कारण क्या हो जाता है, आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। आरबीसी की संख्या में क्या आ जाती है रे, कमी।
आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। एक अभी आरएस की परीक्षा में पूछा गया था, आरएस प्री के अंदर वो पूछा गया था कि मलेरिया के प्रकार कितने हैं। मलेरिया के प्रकार 4 हैं, पी वाइवेक्स, पी फैल्सीफेरस, पी ओवेली और पी मलेरियाई। जिसमें भारत के अंदर जो मलेरिया होता है वो है पी मलेरियाई। कौन सा? पी मलेरियाई। सबसे घातक मलेरिया कौन सा है? वो है पी फैल्सीफेरस। कौन सा है? पी फैल्सीफेरस। सबसे घातक मलेरिया हो गया तो इंसान सीधा मर जाएगा, ठीक है ना। फैल्सीफेरस, पी फैल्सीफेरस। सर ये पी क्या है? पी का मतलब प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस। पूरे विश्व के अंदर सबसे घातक मलेरिया है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस, जिसके कारण व्यक्ति की तुरंत क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो प्लाज्मोडियम के कितने प्रकार हो गए? 4। मलेरिया के 4 प्रकार हो गए। उसके बाद में मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया के संश्लेषित दवाई चीन का वैज्ञानिक टू यू ने ओर्जिमिटोन का निर्माण किया। मलेरिया के लिए जो टेस्ट काम में लिया जाता है वो एमपीटी टेस्ट। मलेरिया रोग के कारण क्या होता है? आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको मलेरिया के बारे में याद है तो मलेरिया से प्रश्न आपका गलत होगा नहीं। एक मलेरिया रोग का जो वो है प्रोटोजोआ है, ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। मलेरिया जल का जो लार्वा है ये स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसलिए उस लार्वा को नष्ट करने के लिए स्वच्छ जल में एक मछली को रखा जाता है। उस मछली का नाम है गैम्बूसिया। क्या नाम है? गैम्बूसिया। मलेरिया का जो है लार्वा वो सर स्वच्छ जल में पाया जाता है, और इंसान स्वच्छ जल ही पिएगा। और अगर स्वच्छ जल पिएगा तो स्वच्छ जल के अंदर एक लार्वा पाया जाता है। अगर वो लार्वा शरीर के अंदर जाएगा तो मलेरिया रोग ऐसे ही हो जाएगा। इसलिए स्वच्छ जल में मलेरिया नियंत्रण के लिए गैम्बूसिया मछली को पाला जाता है। ये गैम्बूसिया मछली कैसे इलाज करेगी सर? ये गैम्बूसिया मछली उस स्वच्छ जल के अंदर जो लार्वा है ना उसको खा जाती है। क्या हो जाती है? उसको खा जाती है, और व्यक्ति जो है वो क्या रहेगा? सही रहेगा। समझ में आ रही है बात? पूरा का पूरा मलेरिया मैंने समझा दिया आपको। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये है, जल्दी से बता दो क्या उत्तर आएगा भाई। जितेंद्र जी सर, तनु सियाग नमस्ते सर, निकित बी ऑप्शन, मुक्की गोदारा, सभी का स्वागत है भाई, ठीक है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रश्न से रिलेटेड दे रहा हूँ, उनके ऊपर फोकस करें, बाकी के आलतू फालतू चीजों पे ध्यान ना दे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विटामिन का आविष्कार किसने किया बताओ। कईयों को देखो दिमाग में आ रहा होगा सर ओटो हॉर्न। क्या आ रहा होगा? ओटो हॉर्न नहीं है, ठीक है ना, होपकिंस। ठीक, कईयों के दिमाग में क्या आ रहा होगा? होपकिंस। ओटो हॉर्न ने तो परमाणु बम की खोज की थी। होपकिंस के आ रहा होगा दिमाग में। होपकिंस सही है सर, लेकिन होपकिंस यहाँ ऑप्शन में नहीं है। होपकिंस क्या है? यहाँ ऑप्शन में नहीं है। होपकिंस ने क्या किया था? विटामिन की खोज होपकिंस ने की थी, ठीक है ना। लेकिन विटामिन का नाम जो है सन 1912 में किसने दिया था? सी फंक ने। सर पूरा नाम है कैसिमर फंक। क्या नाम है? कैसिमर फंक, कैसिमर फंक, कैसिमर फंक। सन 1912 में इसकी सन पूछी गई है इसलिए नहीं, अदरवाइज मैं साइंस में सन बहुत कम लिखवाता हूं, ठीक। आपको इसकी सन याद रखनी है। सन 1912 में कैसिमर फंक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम विटामिन की क्या किया? नाम दिया। और अगर सर आपसे पूछ ले विटामिन का खोज करता, यहां तो आविष्कारक ही पूछा लेकिन उसका जिक्र यहां पे हुआ नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। आपको सर बताना होपकिंस को, कौन सा बताना है? होपकिंस। विटामिन की खोज किसने की? होपकिंस ने। विटामिन का नामकरण किया है कैसिमर फंक ने सन 1912 में। कई बुक में उल्टा सुल्टा लिखा हुआ, पहले बता देता हूं, ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, होपकिंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, सी फंक को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, याद रखना। देखो विटामिन का जिक्र हो गया तो सर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है जल में घुलनशील, क्योंकि यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, इसलिए बता रहा हूं। एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन। और शायद जहां तक मेरे को पता है सबको पता भी है कि जल में घुलनशील कौन से हैं और वसा में घुलनशील कौन से हैं, ठीक। इंग्लिश मीडियम वाले सोलिएबल इन वाटर, सोलिएबल इन फैट, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन सबको पता है, WBC से याद रख सकते हो। W मतलब वाटर, B मतलब विटामिन बी, और C मतलब विटामिन सी, ठीक। अगर ऐसे याद नहीं रखो तो भैंस कहाँ गई रहे? पानी में, ठीक। गई भैंस पानी में, ऐसे याद रख लेना। पानी मतलब जल में घुलनशील, भैंस से B और स से C। विटामिन B और C किस में घुलनशील है? पानी में घुलनशील, याद रह जाएगा ना, ठीक है। जल में घुलनशील, इनके अलावा जो भी विटामिन बच गए ना सारे जल में घुलनशील। या फिर इसकी ट्रिक है कीड़ा, क्या रहे? कीड़ा,
ठीक, तो कीड़ा KEDA क्या है, KEDA, ये क्या है, कीड़ा। ठीक, इस प्रकार से वसा में घुलनशील विटामिन KEDA और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है सर, जिक्र आया है मैडम क्यूरी का। मैडम क्यूरी क्या है, मैडम मैडम है भाई, बड़ी कमाल की है। रेडियो एक्टिविटा के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, मैडम क्यूरी ने। रेडियम की खोज भी किसने की थी, मैडम क्यूरी ने। ठीक, रेडियो एक्टिविटा की, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की सर्वप्रथम, मैडम क्यूरी तथा पियरे, इसके पति का नाम है पियरे, पियरे। ठीक, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की है, रेडियम की। रेडियम की खोज भी किसने की है, मैडम क्यूरी ने। सर फ्लेमिंग का जिक्र हुआ है, फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, हाँ, पेनिसिलिन की खोज किसने की है रे, पेनिसिलिन की खोज की है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रथम एंटीबायोटिक है, क्या है, प्रथम एंटीबायोटिक जिसका उपयोग अमेरिका के घायल सैनिकों के उपचार के लिए किया गया था, जिस कारण से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। जॉन रीड के बारे में कुछ ध्यान में नहीं रख रहा। ठीक, सारे के सारे मैंने बता दिए, इतनी जानकारी आपको यहां से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलो इस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा भाई। जी सर, वसा कीड़ा बिल्कुल रेणु का सही है, आर्यन पांडे KEDA बिल्कुल सही है। ठीक, ऑनलाइन वाले साथी पढ़ने पे ज्यादा ध्यान दे भाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, कार्य बल और विस्थापन के बीच का संबंध, यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक, और भी परीक्षाओं में बहुत में पूछा गया, कार्य बल और विस्थापन के बीच में संबंध सीधा सा ये है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य का मतलब वर्क, कार्य मतलब वर्क, बल का मतलब फोर्स इनटू, और विस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ ये वाला कौन सा सूत्र है, ऑप्शन नंबर ए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। पिछली बार 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे गए आर्मी में, जिसमें एक प्रश्न था कार्य जो है, कार्य उसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है बताओ। कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ठीक है ना, याद रखना, यहां नोट लगा के लिख रहा हूं, पिछली बार पूछा जा चुका, गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक, कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होगा भाई, जूल। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जूल। ठीक है ना, याद रखना, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, और कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र भी क्या होता है, एक होता है। जिसका मात्रक सेम है ना, उनका विमीय सूत्र ऑटोमेटिक सेम रहता है ना। तो ये भी याद रखना, पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र तो जानते हो क्या, विमीय सूत्र जिसको MLT के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको MLT के रूप में लिखा जा सकता है। कार्य एवं ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, समान होता है। क्या होता है रे, समान होता है, याद रखनी ये बात। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कार्य ऊर्जा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कार्य और ऊर्जा में, दोनों का मात्रक याद रखना क्या होता है, जूल। और कार्य का और ऊर्जा का मात्रक अगर जूल है, तो एक जूल में कितने अर्ग होते हैं ये बताना। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक जूल बराबर होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। कितने अर्ग होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। चलो ये इसकी बात ही हो गई है, तो एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। कितने डाइन होते हैं, ये सीधे पूछ लेते हैं, डेली बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, याद करते रहा करो साथ के साथ। एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग, और बल का जो है वो सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। याद रहेगा सबको, ठीक है। आगे चलिए, प्रश्न क्लियर हुआ सबको, सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां पे देखो, इसमें बल और विस्थापन है ना, ये तो है सदिश राशि, और कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। सदिश और अदिश का भी ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। चलो ये प्रश्न आगे है, कौन सा रसायन पौधों से प्राप्त होता है,
ऑप्शन नंबर ए कुनेन, ऑप्शन नंबर बी एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन और इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? कुनेन। कुनेन एकदम सही उत्तर है। अभी अभी मैंने जस्ट मलेरिया वाले में बताया, ये जो कुनेन है ना, ये कौन से पादप से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना पादप। और उसकी भी किससे? छाल से। सिनकोना पादप की छाल से। सिनकोना पादप की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? कुनेन तथा क्लोरोकुनेन, जिसका प्रयोग किस में करते हैं? मलेरिया के उपचार में करते हैं। ठीक है। इंसुलिन की खोज किसने की है? याद रखना। हाँ, बेस्ट एवं बेटिंग ने, बेटिंग एवं बेस्ट, बेटिंग एवं बेस्ट। ये इंसुलिन है। एक आता मानव इंसुलिन की खोज, वो की है सोन नामक वैज्ञानिक। सोन, सोन सोरेनसन ने तो पीएच स्केल की खोज की। ठीक। मानव इंसुलिन की खोज की है सोन नामक वैज्ञानिक ने। मानव इंसुलिन की खोज किसने की है? इंसुलिन की खोज, मानव इंसुलिन की खोज किसने की है भाई? सोन नामक वैज्ञानिक ने। कौन से ने? सोन नामक वैज्ञानिक ने। ये रहा सोन, याद रहेगा। अगर तुम मार्केट में जाओगे तो तुम जो है वो किस नाम से इंसुलिन लेके आओगे? मार्केट में ह्यूमुलिन के नाम से विकसित है। मार्केट में तुम बोलोगे ना कि इंसुलिन दे, कोई नहीं देगा। ठीक, क्या बोलना पड़ेगा? ह्यूमुलिन। ठीक, इसका व्यापारिक नाम है, इंसुलिन का व्यापारिक नाम क्या है? ह्यूमुलिन। क्या है? ह्यूमुलिन। ठीक है। एस्प्रिन क्या है? एक दर्द निवारक औषधि है। क्या है एस्प्रिन? एक दर्द निवारक औषधि। एक जैसे पैरासिटामोल। पैरासिटामोल क्या करती है रे? दर्द निवारक औषधि। वर्तमान में डोलो बहुत फेमस हो रही, डोलो 650 देखा होगा। पैरासिटामोल हो गई, डोलो 650 हो गई, ये सारी की सारी क्या है? एस्प्रिन है, एक दर्द निवारक औषधि है। दर्द निवारक औषधि। इतनी बात आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों को सबको क्लियर, ऑफलाइन वालों को? ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसका उत्तर सबको आता होगा। ऑनलाइन वाले साथी सभी कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर छापे भाई। सर नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग भाई 0.25 बता रखा है ना। ठीक। प्रश्नों पे ध्यान दे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, पूरे वही प्रश्न है जो परीक्षा में बिल्कुल छपने वाले हैं। ठीक है ना। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है ना। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है भाई? ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे इस एक प्रश्न से 4 बातें आपको क्लियर होंगी। बल का अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो क्या बताना है दोस्त? न्यूटन। लेकिन सर अगर बल का आपको एसआई की जगह क्या दे दे? बल का सीजीएस मात्रक। अब तुम ये तो गलती करके आओगे, तुम एसआई और सीजीएस एक ही समझते हो। ठीक। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, लेकिन बल का सीजीएस मात्रक पूछे तो डाइन बताना है। क्या बताना है? डाइन। बता दोगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट। सर जूल मैंने अभी अभी बताया कार्य और ऊर्जा का मात्रक। कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। एक नहीं लिखूंगा मैं, दोनों लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए बार बार लिखने से। कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। और सर पास्कल किसका मात्रक होता है? दाब का। दाब मतलब प्रेशर, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। सारे ऑप्शन मैंने बता दिए, बेहद इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। यहां से मैं पूरा का पूरा 100% लिख रहा हूं। प्रश्न नहीं आए तो मेरे को बता देना तुम। ऑप्शन से भी प्रश्न आ सकता है, प्रश्न सीधा भी आ सकता है। पूरे ऑप्शन मैंने बता दिए, अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़े ऑनलाइन वाले। आर्यन पांडे, बी मुक्की गोदारा, पायल स्टडी मास्टर, आर्मी टाइगर, रेणुका, नागेश यादव, रेणुका दाब। ठीक है भाई। और भी किसी का कोई कमेंट हो, कोई दिक्कत हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ से क्या मापते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सबको पता भी होगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है भाई? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सबको पता है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाएगा? भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाएगी? सिस्मोग्राफ से।
सर यहाँ पे सिस्मोग्राफ तो इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर, एक सामान्य व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान होता है, उसका ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80। ये 120 क्या है और 80 क्या है, ठीक है ना। अभी समय कम है, नहीं तो मैं आपको बहुत शानदार वाले साइंस पढ़ा था, ठीक, एक एक टॉपिक वाइज। 120 है सिस्टोलिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं परकुंचन दाब, और एक 80 होता है वो है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको बोलते हैं शिथिलन दाब। क्या बोलते हैं? शिथिलन दाब। जब तुम श्वास ऐसे खींचते हो तब एक दाब लगता है जिसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब तुम छोड़ते हो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, शिथिलन दाब। समझ रहे हो ना? ये दो प्रकार के दाब हैं, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होना चाहिए। इस प्रकार से 120 से 80 बना है, और अपन क्या रट रखे हैं 120 से 80, गुरुजी 120 से 80, ठीक है ना। तो वो क्या है? रक्तचाप 120 से 80। ये क्या है? ये नॉर्मल इंसान का बीपी होना चाहिए कि क्या होना चाहिए? 120 से 80। और इसके आगे क्या आता है? एमएमएचजी। क्या आता है? एमएमएचजी, ठीक है ना। एमएमएचजी पूरा एक साथ आता है, स्लेश नहीं आएगा, एमएमएचजी, ठीक है। उसके बाद में देखो रक्तचाप हो गया। सर रक्तचाप सर मापा किससे जाता है? स्पिग्मोमैनोमीटर, है ना, बड़ा गजब का यंत्र है स्पिग्मोमैनोमीटर। किस किस ने मपवाया है स्पिग्मोमैनोमीटर? अरे बीपी नहीं मपवाएगा कभी, आराम करो, तुम्हें पता ही नहीं। बीपी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर यहाँ पे बोलता है बैठ, यहाँ पे लगाता है पट्टा, पट्टा सा लगाता है कि नहीं लगाता, और एक आता है वो फुसफुस वाला, उसको दबाता है टिक चिक 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 चिक, फिर ये धीरे धीरे फूलता है, तुम्हें लगता है कि मेरी तो नस फटने वाली, लगता है ना, ऐसे बॉडी ऐसे हो जाती है एकदम जैसे तो मक्खी ने काट लिया हो, ठीक है ना। तो बीपी माप रहा है, और तो बीपी का मतलब ही तो होता है ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर, ब्लड का मतलब रक्त, और प्रेशर का मतलब चाप। समझ रहे हो ना तुम? तो वही तो है वो, तो इसलिए तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? रक्तचाप मापा जाता है। सर वायुमंडलीय दाब भी बेहद इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे मापा जाएगा? बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है, इस बैरोमीटर के अंदर जो है, जो भरा जाता है ना केमिकल, उसका नाम है पारा। क्या है? पारा। पारा ही इसलिए भरा जाता है, किसी के दिमाग में ऐसे आना चाहिए सर पारा ही क्यों भरा जाता? प्रकृति के अंदर तो खूब सारी धातु है। पारा जो है एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। प्रश्न सीधा पूछा जा चुका, एकमात्र ऐसी धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा। लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। कौन सी है? ब्रोमीन। कंफ्यूज नहीं होना, एकमात्र ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ब्रोमीन, Br। कौन सी है? ब्रोमीन। याद रखना भाई साहब। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से, इसमें आपको कोई ध्यान में नहीं रखना, ठीक। सिस्मोग्राफ सही उत्तर, भूकंप की तीव्रता वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से, और रक्तचाप स्पिग्मोमैनोमीटर से, ठीक है। रक्तचाप बाएं हाथ की भुजा से मापा जाता है, और इस बाएं हाथ के अंदर एक भुजा के अंदर एक धमनी पाई जाती है जिसका नाम है ब्रेंकियल धमनी। कौन सी? ब्रेंकियल धमनी। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए दोस्तों ये रहा, कार्य का विमीय सूत्र क्या है? तुम ऐसे मत सोचना कि गुरुजी जीडी में ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे। बल का विमीय सूत्र पूछा गया है पिछली बार, बल का विमीय सूत्र पिछली बार पूछा गया है। जिसको विमीय सूत्र में दिक्कत हो उसको मैं 5 विमीय सूत्र बता रहा हूं, उनको रट के जाना, ठीक, उनमें से ही आएगा, ठीक है ना। जिसको दिक्कत हो, बाकी फिजिक्स में रटने की जरूरत है नहीं। बल का विमीय सूत्र याद करके जाना है। कार्य का विमीय सूत्र और ऊर्जा का विमीय सूत्र एक ही होता है, ठीक, इसलिए कार्य का याद हो गया तो ऊर्जा का याद हो जाएगा। तीसरा शक्ति का विमीय सूत्र याद करके जाना है दोस्तों। चौथा आपको विमीय सूत्र याद करके जाना है त्वरण का। किसका? त्वरण का। और पांचवा आपको विमीय सूत्र याद करना है आवेग और संवेग का। जो आवेग का सूत्र होता है विमीय, वही किसका होता है? संवेग का। जो आवेग का विमीय सूत्र होता है वही संवेग का होता है। ये 5 याद करके चले जाना। अगर विमीय सूत्र का प्रश्न आएगा तो 100% है कि इन्हीं में से आएगा, 100% है कि इन्हीं में से आएगा। अगर विमीय सूत्र, विमीय सूत्र को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। क्या बोलते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र को, ठीक है ना। तो अगर आएगा तो इन 5 में से ही आएगा, इनके अलावा नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है ना।
ठीक है, आगे बढ़े क्या रहे, आगे चले, यहां तक किसी कोई दिक्कत। ये 5 भाई सब जरूर से याद रखना है, ठीक है ना। या मैं इनके विमीय सूत्र भी लिखवाऊं आपको, लिखवा दूं क्या भाई, चलो लिखवा देता हूं, इन पांचों के विमीय सूत्र लिखवा रहा हूं। ठीक, पहले तो इसका ही देख लेते हैं, कार्य का। अगर कार्य का आ जाएगा तो ऊर्जा का भी आ जाएगा। देखो विमीय सूत्र निकलते हैं फॉर्मूले से, किससे निकलते हैं, फॉर्मूले से। अगर आपको फॉर्मूला आ रहा है ना, विमीय सूत्र आसानी से आ जाएगा। कार्य है ना, ये रहा कार्य, W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। सर F का मतलब होता है बल, और बल का विमीय सूत्र होता है M1L1T-2, ठीक है। और इंटू डी का सूत्र होता है L1, ठीक है ना। देखो मेरे को पता है, जो सिर्फ 10th के अंदर जिसके साइंस थी, 11th 12th 11th के अंदर विमीय सूत्र आता है, इसलिए मैं समझता हूं कि जिसके आर्ट्स है उसको दिक्कत आएगी जरूर। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि अगर विमीय सूत्र का प्रश्न आए तो 5 तो आराम से रट सकते हो, 5 याद करके जाना, ठीक। इन 5 के अलावा प्रश्न आएगा नहीं, ठीक। बाकी जिसके साइंस में तो उसको आसानी समझ में आ जाएगा विमीय सूत्र है क्या और कैसे निकलता है, ठीक है ना। इसलिए यहां से विमीय सूत्र निकलेगा M1 L1 और L1 क्या हो जाएगा, L2 और T-2। ये वाला ऑप्शन कौन सा, M1L2 T-2, M1L2 T-2। ये किसका विमीय सूत्र आ गया भाई, कार्य का विमीय सूत्र। किसका आ जाएगा, कार्य का विमीय सूत्र। और कार्य का जो विमीय सूत्र होता है वही किसका होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का विमीय सूत्र क्या होगा, यही होगा, क्योंकि मात्रक भी सेम है, जूल होता है मात्रक, ठीक है। अब आपको सीधा याद रख लेना है, ठीक है ना। बाकी जो साइंस मैथ वाला है उसको तो आराम से याद रटने की जरूरत नहीं है, वो आराम से निकाल लेगा अगर सूत्र याद है तो, ठीक है ना। इनके लिखवा दूं या तुम लिख लोगे, लिखवाऊं या लिख लोगे, लिखवा देता हूं, ठीक है ना। चलो इधर देखो तो फिर, अरे क्या हो गया तेरे, देखो सबसे पहला जो विमीय सूत्र आपको याद रखना है बल का। सर ये 5 का विमीय सूत्र आप लिख लेना, यही याद करके चले जाना, इनके अलावा नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूं। बल का विमीय सूत्र होता है M1L1T-2, M1L1T-2, बेहद इंपॉर्टेंट है, या तो यही आ जाएगा तुम्हारे, बल का विमीय सूत्र M1L1T-2। इसके बाद में मैंने दूसरा क्या लिखवाया, कार्य एवं ऊर्जा। क्या लिखवाया, कार्य एवं ऊर्जा। इसका विमीय सूत्र क्या है, ये रहा। इसका विमीय सूत्र क्या है, M1L2T-2, M1L2T-2। किसी के ऊपर कुछ भी नहीं है तो उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक है, ठीक है ना। तो एक को चाहे तुम दर्शाओ चाहे मत दर्शाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया कार्य और ऊर्जा का। तीसरा विमीय सूत्र मैंने क्या बताया है, त्वरण का। एक त्वरण का याद रखना, त्वरण का मतलब होता है असेलरेशन। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो इसका देखो वेग क्या, वेग बटा समय, वेग बटा समय। वेग का क्या होता है L1T-1, और ये T ऊपर चला जाएगा L1T-2। ये किसका सूत्र है, त्वरण का विमीय सूत्र। चौथा मैंने क्या बताया, संवेग और आवेग। संवेग का सूत्र कौन बताएगा रे, संवेग का सूत्र होता है P बराबर M इंटू वी। क्या होता है, M इंटू वी। तो सर इसका सूत्र होता है M1L1T-1, ठीक। 2 मत कर देना, क्या है T-1। ये किसका विमीय सूत्र है, संवेग और आवेग का विमीय सूत्र। और लास्ट क्या है, शक्ति। क्या है, शक्ति। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, P बराबर W/T। देखो शक्ति का मतलब क्या होता है, पावर बराबर W/T। W का मतलब कार्य, कार्य का जो विमीय सूत्र, इसमें T का भाग दे दूंगा तो इसका विमीय सूत्र आ जाएगा M1L2 और T-3, M1L2 और T-3, ठीक। इसको सही लिख देता हूं, M1L2 और T-3, M1L2 T-3। ये 5 विमीय सूत्र अगर आपको याद हैं तो वैसा परीक्षा में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे जो भी है। देखो विमीय सूत्र बहुत हैं, आप कितने के विमीय सूत्र याद रखोगे, इसलिए ये 5 तो आप याद कर लेना, इनके अलावा प्रश्न में आएगा नहीं परीक्षा में, ठीक है ना। हंसराज गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नागेश यादव लिखेंगे सर, लिख लो भाई। राकेश सर जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पहुंचा देंगे तुम्हारा राकेश जी सर को, ठीक। जो भी साथी जुड़े हैं सेशन को एक बार शेयर कर देना, ठीक। बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे के सारे विमीय सूत्र मैंने 5 लिखवा दिए आपको, ये 5 ही याद रखना है।
ज्यादा याद नहीं रखना, ठीक है ना। कम चीजें पढ़नी, सिलेक्टेड चीजें पढ़नी है जो परीक्षा में आए, ठीक है ना। तुम फालतू में यहाँ पृष्ठ तनाव का पढ़ के बैठ जाओ, 20 में सूत्र पृष्ठ तनाव का तुम्हारे आएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसका मैंने लिख दिया है। आगे चलता हूं। ये सबको पता है गति के कितने समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं, लेकिन परीक्षा में ऐसे बोल दे कि निम्न में से आपको 3 समीकरण दे दे तीनों, और बोले कि बताओ इसमें से न्यूटन के गति का पहला समीकरण कौन सा था, तो क्या पहचान लोगे? पक्का? तो बता शिवनाथ, पहला समीकरण बता। हाँ, तो ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है? गति का नियम नहीं, किसकी बात हो रही है? समीकरण की बात हो रही है, ठीक है ना। प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, गति के समीकरण की बात हो रही है, ठीक। गति के समीकरण भाई साहब 3 हैं, तीनों में लिख रहा हूं। अगर कल को पहचान करवा ले, आपको दे दे ऊपर ऊपर प्रश्न में कि s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, निम्न में से न्यूटन के गति का कौन सा नियम है, कौन सा समीकरण है, तो द्वितीय समीकरण, ठीक है ना। भाई साहब गति का पहला जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस at। ये सूत्र जरूर से याद रखें, गति का जो एन वाले तो जरूर से ही, ठीक है ना। s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ये गति का दूसरा समीकरण। और तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये गति का तीसरा समीकरण। कौन सा समीकरण है? तीसरा समीकरण। इस प्रकार से तीनों समीकरण आपको क्या करने हैं? याद रखने भाई। सीधा प्रश्न में दे देगा v बराबर u प्लस at, गति का कौन सा समीकरण है, तो आप क्या हवाई नहीं लगेगी, इसलिए पहले देख लेना गति का कौन सा समीकरण है, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? अरे किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ऑनलाइन वाले साथियों को किसी को भी कोई दिक्कत हो तो भाई पूछ लेना, ठीक। रेणु का s बराबर ut प्लस 1/2 बिल्कुल सही है। आगे चलें क्या भाई? अगला प्रश्न ये लो, तारे किस घटना से टिमटिमाते हैं? ये तो गुरुजी हमें पता है, बताओ क्या आएगा सही उत्तर। तारे किस घटना से टिमटिमाते हैं? क्या प्रकाश का अपवर्तन, क्या प्रकाश की दूरी, क्या प्रकाश का परावर्तन, क्या प्रकाश का तारत्व? क्या आएगा सही उत्तर? आएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या आएगा? प्रकाश का अपवर्तन। क्या तारे किसी के कारण चमकते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं तारे? आपको पता है तारे है ना खुद ही खुद के कारण चमकते हैं, अगर तुम्हें पता हो तो। तारे जो है, तारे ये क्या करते हैं, दिन के अंदर सूर्य से क्या ग्रहण कर लेते हैं? उष्मा ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य चमकेगा दिन में, ठीक। दिन में क्यों नहीं तारे दिखते हैं अपने को? अपने मारवाड़ी में कहावत है कि तेरे को दिन में तारे दिखा दूंगा, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तो दिन में तारे दिखेंगे नहीं, वो मूर्ख आदमी, उसको पता ही नहीं, प्रकाश का पूर्तन उसने पढ़ ही नहीं रखा, प्रकाश का पूर्तन पढ़ नहीं रखा, तभी तो बोल रहा है कि दिन में तारे दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो दिन में तारे का मतलब क्या है? इधर सुनो, सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, ठीक। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा से तारे क्या करेंगे? उष्मा ग्रहण करेंगे, और उस उष्मा का उपयोग करेंगे रात में, ठीक। क्योंकि रात में जो है सूर्य तो क्या हो जाएगा? अस्त हो जाएगा। अस्त सूर्य कभी होता नहीं, दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। और वो जो है वो क्या है? वो तारे क्या होंगे? अपने खुद के प्रकाश के कारण चमकते हैं, खुद के प्रकाश के कारण, ठीक। बाकी तारों के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं, खुद के प्रकाश के कारण चमकते। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। सर एक प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड एक स्नेल का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्नेल का नियम। ये स्नेल का नियम कई बार परीक्षा में पूछा गया, इसका सूत्र जरूर से याद रखें। स्नेल का नियम का सूत्र क्या है? साइन आई बटे में साइन आर बराबर में होता है 1 म्यू 2। ये स्नेल का नियम का सूत्र है। सीधा परीक्षा में आता है साइन आई बटे में साइन आर बराबर 1 म्यू 2, ठीक है ना। ये अपूर्णांक पहला माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपूर्णांक, ठीक है। ये स्नेल का नियम है। ऐसे कैसे परीक्षा में आता है याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके लिए, हाँ सब में आ सकता है। ये वाला प्रश्न तो सबके रटी रटाई खोपड़ी में बैठा हुआ है कि गुरुजी 746 1 हॉर्स पावर, तो गुरुजी हमें याद है तो फिर बार बार क्यों लेके आते हो उसको, और फिर भी गलती करते हो तुम, क्योंकि वहां जल्दीबाजी रहती है। 746 की जगह 786 टिका के आ जाएंगे फिर भी लाइक, ठीक। सही उत्तर क्या करना है? 746 वाट, ठीक है ना। 1 हॉर्स पावर
हॉर्स का मतलब एच, पावर का मतलब पी। एक हॉर्स पावर आ जाए, चाहे एक अश्व शक्ति आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट। ठीक है ना, याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। इन्हीं प्रश्नों का टेस्ट भी लेंगे कल ऑफलाइन, इसलिए अच्छे से याद कर लेना। इस प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। मैंने क्या बोला था? अनिल को याद रखना। किसको याद रखना रे? अनिल को याद रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक। ऐसे क्या होता है? ऐसे होता है अम्ल। क्या हो जाएगा? अम्ल। अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? लाल में। ठीक, बस आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। और क्षार से क्या याद रखोगे? छलनी। छलनी, क्षार से क्या याद रखेंगे? छलनी। छह से क्षार, छह से क्षार, ले से लाल और नी से नीला। अर्थात क्षार लाल लिटमस को किस में बदलेंगे? नीले में। क्षार लाल लिटमस को किस में बदलेंगे? नीले में। ठीक। और अमल से अनिल को याद रखेंगे। अमल जो है वो नीले लिटमस को किस में बदलेंगे? लाल में। तो नीले लिटमस को लाल कर देता है कौन? अमल। सही उत्तर क्या आ जाएगा? अमल। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, वैसे अमल जो है वो लेटिन भाषा के एसिडस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? स्वाद में खट्टा। क्या होता है? खट्टा। खट्टा होता है, कड़वा होता है? हाँ, हाँ खट्टा होता है। हाँ बिल्कुल। रिएक्टर में, अगला प्रश्न, रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या आएगा भाई? जिसने पहले ही आंसर दे दिया क्वेश्चन से पहले, उनको कैसे पता? संजय, उसने पहले पढ़ रखा होगा भाई। योगेश चौहान ए ऑप्शन, बोलू ए ऑप्शन, फौजी, अमल, संजय आंसर ए, मोहित ए, सलीम ए, प्रशांत ए। ठीक है, देखो भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? फौजी, कोयल कैसे आ जाएगा? कोयल नहीं आएगा भाई। हर है कोयला है ये, कोयल नहीं है, ठीक है ना। रिएक्टर में मंदक के रूप में, मंदक क्या होता है? मंदक, हाँ वो कोयल लिख रखा ऑनलाइन वाला है ना। हाँ, देखो, अभिक्रिया को मंद करने के लिए भारी जल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? भारी जल का, ठीक है ना। और भारी जल का मैं आपसे पूछ रहा हूं सूत्र। क्या पूछ रहा हूं? सूत्र। भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O। सर इसका रासायनिक नाम है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। क्या है रासायनिक नाम? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। लिख दूंगा तो सही रहेगा। ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये क्या है? ये भारी जल का क्या है? रासायनिक नाम है भारी जल का, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। देखो ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड जो है ये हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है, कौन सा? ड्यूटीरियम, उससे प्राप्त किया गया। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें एक है प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ठीक, जिसमें ट्राइटियम तो क्या? एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व है। और जो दूसरा है ना 1H2, जिसको बोलते हैं ड्यूटीरियम, उससे बनाया गया है भारी जल, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। इसके अलावा मंदक के रूप में भारी जल के साथ में किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट। अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो इसको भी टिका देना, ग्रेफाइट का यूज किया। ठीक है, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे यहां पे पूछ रहा हूं रिएक्टर के अंदर ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर में सर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रिएक्टर कोई बोलते हैं परमाणु भट्टी, रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? कौन बताएगा? ऑनलाइन वाले जल्दी से कमेंट करो, रिएक्टर के रूप में किस, रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? अज्जू भाई, जय भोले बाबा सर, राम राम गुरुजी, हिमांशु जांगिड़, राम राम सर। लिख गए, कोई दिक्कत नहीं भाई फौजी, ऐसे लिखा जाता है, मेरे से भी लिखा चला जाता कई बार। गुरुदेव सत श्री अकाल, सत श्री अकाल भाई। मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि रिएक्टर या परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑनलाइन ऑफलाइन वाले कमेंट करेंगे जल्दी से। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अरे सबको पता है, कल परसों बताया, यूरेनियम 235 का। किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है अभिक्रिया को ऊर्जा प्रदान करने में। क्या प्रदान करने में? ऊर्जा प्रदान करने में।
ठीक है, याद रखना परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न। रिएक्टर या परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किसका यूज किया जाता है? यूरेनियम 235 का। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत ग्रह, विद्युत का मतलब शक्ति, विद्युत ग्रह, अरे ऑनलाइन वाले एक बार लाइट चली गई है उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है। जैसे लाइट आ जाती है क्लास कंटिन्यू रहेगी भाई, ठीक है ना। हरेंद्र मवई, आप जीएस सबसे बढ़िया पढ़ाते हैं, धन्यवाद भाई। सर जी याद आ गया फ्यूचर फौजी। राकेश जी को बुला के लाओ रे। लाइट चली गई है, जो भी जुड़ रहा है अभी 2-4 मिनट में आ जाती है ना, क्लास कंटिन्यू रहेगी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। माइट्रोकॉन्ड्रिया फौजी, बिल्कुल सही है आपका उत्तर। संदीप लाइट चली गई है बच्चों, हैं? फोन की टॉर्च जला लो, फोन की टॉर्च जलाने से ये थोड़ी चल जाएंगे भाई, हैं? लैपटॉप भी चलता है, ऊपर वाला भी चल रहा है। डिफेंस फोर्स। राकेश जी कहाँ हो, जल्दी आओ। राठी है। गुरुजी फोन की टॉर्च जला लो, फ्यूचर फौजी फोन की टॉर्च से ऑनलाइन क्लास नहीं चलती भाई। अरे नहीं तो चला ले, कोई दिक्कत नहीं है। फोन की टॉर्च से तो मैं ही दिखूंगा बस। हाँ, इससे क्या हो जाएगा? ये भी तो चलना चाहिए ना, ये भी तो चलना चाहिए। आप कितने बजे लाइव आते हो? हरेंद्र मवे, हरेंद्र क्लास है ना 8 बजे से लाइव आती है भाई। अब तो थे ही कोनी देखो। सर आपके तरफ नाइट है क्या? नाइट नहीं है भाई नागेश, लाइट चली गई है ना। अभी आ जाती है तो क्लास कंटिन्यू रखेंगे, है ना। 2-4 मिनट वेट करेंगे, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास को कल कंटिन्यू कर लेंगे, है ना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं सर जी। सर आकाश नीला क्यों दिखाई देता? हाँ तेरा उत्तर बताएंगे, बिल्कुल आकाश क्यों नीला दिखाई देता है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है ना। अपवर्तन नहीं आएगा वहां पे, प्रकाश का प्रकीर्णन आएगा, है ना। आकाश नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। और कुछ? ऑनलाइन वाले जब तक लाइट नहीं आती भाई अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं आपके धुआंधार आपके उत्तर दे दूंगा, ठीक है ना। सर आर्मी में साइंस के टॉपिक नोट करा देना कंप्लीट सर। करवा देंगे भाई, साइंस के टॉपिक नोट करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। मंजीत गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नागेश ओके सर। ऑनलाइन वाले साथी अब मैं फ्री हूँ, है ना, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है पूछो भाई, जल्दी से पूछो। या तो आ जाती है 1-2 मिनट में, नहीं फिर अपन क्लास जो है थोड़ी देर बाद में जब आएगी तब कंटिन्यू करेंगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल रहे हैं राकेश जी? उनको बुला के ला तो। क्वेश्चन टॉप हैं सर आपके, अशोक सिंह, धन्यवाद भाई। सर केला का वैज्ञानिक नाम बताएंगे भाई। सर गर्ल्स की हाइट कितनी होनी चाहिए? गर्ल्स की हाइट सर बता देंगे ना, इसका थोड़ा सा मेरे को पता नहीं है भाई, है ना। ऑनलाइन फॉर्म जब आप अप्लाई करोगे तो वहां पे दे रखा है ना, वहां पता लग जाएगा। सर आपका हॉस्टल कहाँ पर है? हॉस्टल है ना जयपुर के अंदर ही है भाई, जयपुर में न्यू लोहा मंडी रोड। लाइट वाला मजा ले गए, हाँ बिल्कुल ले गए भाई, हाँ। अच्छा, कमेंट तो आ रहे हैं। अरे उनको ये बोल के ओबीएस बंद करना है कि नहीं।